बच्चों, कैसे हो आप लोग? इसके पहले की क्लासेस आप लोगों ने देखा था, अच्छा लगा था? चलिए आज आप लोगों को कुछ नई बातें बताता हूँ। बहुत ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को आश्चर्य लगे। सबसे पहले मैं पूछता हूँ, क्षेत्रफल किस तरह की राशि है? एरिया। एरिया क्या है? हम लोग देखिए यहाँ पे आज हम लोग तीन चीजें मैंने लिखा है। क्षेत्रफल सदिश, जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। फिर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और सॉलिड एंगल। ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे और ये तीन चीज ही जो है इसके आगे वाला जो आप लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नई चीजें आप लोगों से मैं पूछूं एरिया क्या है तो आपसे फट से बोल दो, क्या बोलोगे? मान लो मैं इसको एक बना लेता हूं थ्री में, थ्री डायमेंशन, एक्स वाई जेड एक्सिस। इसमें एक एरिया दे दे रहा हूं L is to B। इसका लंबाई जो है, चौड़ाई जो है A है और लंबाई जो है B। ठीक है, बड़ा सरल है। अब मैं बोलूंगा एरिया। एरिया क्या हो इसका? O A B C O। इसका एरिया क्या हो? आपसे मैं पूछूंगा तो बोलोगे अरे सर क्या आप बता रहे हो सर, इसको तो छठवीं सातवीं से पढ़ रहे हैं और अब आप पूछ रहे हो कि इसका एरिया क्या होगा। क्या होगा? बहुत सरल है, ए गुणित बी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित चौड़ाई। इसको तो छठवीं सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको 12वीं में आके बता रहे हो सर। एरिया बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो थोड़ा से। अभी तक एरिया के बारे में क्या पढ़ते हो? एरिया के बारे में पढ़ते रहो अदिश राशि है, लेकिन यहां मैंने भी क्या लिखा है? एरिया वेक्टर, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है मतलब सदिश एरिया का कोई डायरेक्शन भी होता है क्या? दिशा होता है क्या? क्यों लेते हैं दिशा? क्या उसकी स्थिति से कोई अंतर पड़ जाता है क्या? वो तो अंतर पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक तो मेन बाजार में आपका जमीन है, उसको चेंज करके जंगल में एक तो जमीन है मेरा, उससे दुगना बड़ा है, हमको उसे बदल दो। मार्केट का जमीन को तुम क्या है जंगल की जमीन से बदलोगे क्या? नहीं बदलोगे, किसी भी हालत से नहीं। कहने का मतलब है कि एरिया का जो है स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है उसका, है ना। ये तो हो गया सामान्य बात। अब फिजिक्स में कैसे निर्भर करता है और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। जनरली जो है हम लोग क्या लेते हैं, एरिया इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई ए इंटू बी। अगर जो है ये भी ए हो तो एरिया इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर है तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे हम? याद रखिए दो तरह का सरफेस होता है, जो दो डी विंग में सरफेस होता है। जैसे मान लो ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये एक वृत्ताकार सरफेस ले लिया, एक्स वाई और ये जेड, एक वृत्ताकार सरफेस ले लिया। ऐसे सरफेस को याद रखिएगा हम लोग ओपन सरफेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खुला पृष्ठ, ओपन सरफेस। जबकि थ्री विंग में जो होगा, थ्री डायमेंशन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। गॉस के नियम में आगे आप लोग पढ़ोगे, सब जगह पढ़ोगे, क्या है? क्लोज सरफेस। तो याद रखोगे कि क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। एरिया डायरेक्शन is always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। याद रखोगे, एरिया डायरेक्शन
is always perpendicular to the surface. क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? सदा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो आप बोलोगे सर लंबवत तो दोनों हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। आप लोग जानते हो अगर इसको हम आई ले, इसको जे कैप ले, इसको के कैप ले, याद है कि नहीं? आई जे के भूल गए क्या? नहीं सर कहाँ भूले हैं हम तो। आई मतलब इसको जो है क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के मतलब यूनिट वेक्टर। ये कितने बार तो आप पढ़ाए हो 11 में, तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो याद रखोगे जैसे यहां पे भी हो जाएगा, आई इधर हो गया, जे इधर हो गया और के इधर हो गया। तो ए या ए बी जो भी गुना करेंगे तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू, अगर इसके त्रिज्या ए है आर है तो पाई आर स्क्वायर। अभी 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं तक जब पढ़ रहे थे तो पाई आर स्क्वायर लिख देते तो सही हो जाता था। गुरुजी आपको पूरे नंबर देते, काटते थे क्या? नहीं काटते थे। लेकिन अगर तुम अगर 12वीं में आओगे और एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो मैं तो काट लूंगा भाई, नंबर पूरे नहीं दूंगा। क्योंकि अब क्या होगा, इसका एरिया जो है हमको, ये दोनों एक्स वाई एक्सिस पे है तो इसका या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर माइनस के हो सकता है। अब बोलोगे सर इसमें सही कौन सा है? सर दोनों तो माइनस के भी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, सही कौन सा है? मत घबराओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम प्लस के भी लिखोगे तो भी सही है, माइनस के भी लिखोगे तो भी क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम एरिया इक्वल्स टू, मान लो इसको फिर से हम बी ले लेते हैं तो हम ए इंटू बी ले रहे हैं तो यहाँ पे a इंटू बी, इसको हटा दो एरिया, और ये जो है ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है तो ये k भी हो सकता है और a इंटू बी माइनस के भी हो सकता है। कोई तुमको नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो मुझे बताना, है ना? ये भी सही है, ये भी सही है। कहने का मतलब है ओपन सरफेस के लिए प्लस और माइनस का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि जो है सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस, जिसको क्लोज सरफेस हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या हो, उसको कैसे लेंगे? इसको मिटा देते हैं, कुछ नोट आउट करने की जरूरत नहीं है। ये खाली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, फील देने, कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट एरिया 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 आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये तो अदिश राशि है, तो अदिश राशि है। अब मैं एकाएक बोल दिया ये तो सदिश है। गुरुजी पुराने जो गुरुजी थे वो आपको गलत पढ़ाए थे? नहीं भाई गलत नहीं पढ़ाए थे, वो भी अपने लिए सही पढ़ाए थे। लेकिन अब जब जरूरत है उनको दिशा का, तो दिशा लेना पड़ेगा। इसलिए जो है एरिया वेक्टर को आप अब से मान लो कि एरिया जो है वो एक सदिश राशि है। अब आते हैं हम लोग, मैं हाथ से भी मिटाता हूं, हाथ मेरा गंदा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं मिटाता हूं मैं तो भाई डस्टर इस्तेमाल करता हूं। अब देख लो क्या होगा कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, एक हम लोग देखिए आई एक्स वाई, या इसको जेड कर दो ऊपर, वाई जेड, ये हो गया आई जे के। तो देखो मैं उल्टा लिख दिया, आई जे के। अब इसको एक घन बना दो। घन आता है बनाना? आता है, बहुत सिंपल है। इसको जो है पूरा कर दो, इसको मिला, ये मिला, ये हो गया घन क्लोज सरफेस। एक गोला ले लो, गोला खाली ऐसे करोगे तो बोलोगे सर वृत्त भी तो ऐसे बनाए थे, अब गोला में मैं क्यों ऐसे बना?
नहीं भाई मैं बना दे रहा हूं इसको ऐसे करना। अब तो गोला दिख रहा है, अब गोला दिख रहा है। अब देखिए इसमें भी तो सरफेस है। अब आसानी के लिए, तुम्हारे इजी के लिए हम सबको ए ले दे रहे हैं। अब इसका कितने सारे सरफेस हो गए, बहुत सारे सरफेस हो गए। ये सरफेस एक हो गया, 1 2 3, इधर वाला सरफेस मान लो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक सरफेस ये भी हो गया, ई एफ, कई सारे सरफेस हो सकते हैं। अब बोलोगे कि सर इसमें जो है क्या होगा एरिया का वेक्टर, याद रखोगे सब समय इसमें तो एरिया जो है जैसे एबीसीडी का एरिया तो ए स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहां पे जो है याद रखोगे सब समय एरिया वेक्टर जो है इसका हम लोग सब समय किधर लेंगे, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सब समय परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेंगे फॉर 3 डायमेंशन और क्लोज सरफेस। area direction is always outward। कभी कोई इंग्लिश भी लिख देना चाहिए। For 3 dimension, the closed surface or the closed surface area direction is always outward। आपको गुरुजी नहीं बताएंगे क्यों जो है गॉसेस के नियम में बाहर ही लेते हैं, अंदर नहीं लेते हैं। तो उसका पीछे कारण क्या है कि सब समय जो हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे वो किधर लेंगे, इसका लेंगे तो यहां से जाएगा, इसका लेंगे तो यहां से जाएगा, इसका लेंगे तो इधर से जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो यहां से जाएगा। लेकिन सभी को आगे बढ़ाएंगे तो कहां से पास करेगा, सभी इसके सेंटर से, केंद्र से पास करेगा, याद रखिएगा। क्योंकि किसी भी वृत्त का या घन का के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां से जाएगा, उसके सेंटर से जाएगा। तो ये भी जो है गोला है इसलिए इसके कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। इस सरफेस का बाहर की तरफ हो गया, इस सरफेस को लेंगे तो इधर किधर हो जाएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में। मतलब हम इसको लेंगे तो एबीसीडी का जहां ले रहे हैं ए बी सी डी वाई जेड एक्स जेड एक्सिस में है तो ये हो जाएगा जे कैप। और जब एरिया जो है सी डी ई एफ का लेंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू आई कैप होगा। अंदर की तरफ मत ले लेना, अंदर की तरफ लेंगे और आपके गुरुजी इसको काट देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस के कैप माइनस आई कैप, बोलोगे सर उसमें तो आप बोले थे प्लस आई माइनस आई, कुछ भी लिखेंगे सही हो जाएगा, तो क्या इसमें भी सही हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप तुमने ऐसा लिख दिया मतलब गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, नहीं लिखेंगे, देखना ही नहीं है सर, देखोगे तो गलती होगी कि तो मानना, इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया इज ऑलवेज, सब समय याद रखोगे एरिया जो है वो एक सदिश राशि है और उसका डायरेक्शन अगर ओपन सरफेस है, मतलब क्या मतलब, डीबी में है ओपन सरफेस, 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका प्लस माइनस लोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे ये घन हो गया, ये गोला हो गया, स्फीयर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हमको ऑलवेज जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ लेना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है, ध्यान दो। इसको मिटा देता हूं। एक चीज और अभी आपको जरूरत पड़ेगा, जिसको भी मैं सोच रहा हूं बता ही देता हूं, साथ ही साथ बता देता हूं, फिर बोलोगे सर फिर से एरिया में आ गए। एक आप देखोगे एरिया, सर ये अभी तक हम लोग ऐसा देखते रहे, ये क्या चीज का निशानी है, सब जानते होंगे, बायो वाले भी बच्चे जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। लेकिन जब इसमें एक तो छोटा सा गोला लगा देते हैं तो इसको कहते हैं सरफेस
इंटीग्रल, हिंदी में इसको कहेंगे सतह समाकलन। बड़ा मुश्किल है समाकलन अवकलन, में तो कंफ्यूज हो जाता हूं। समाकलन क्या है, अवकलन क्या है? तो इसको कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। और इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। मान लो हमने एक गोला लिया, अब गोले का एक छोटा सा पृष्ठ लिया, जिसको जनरली हम लोग क्या कहेंगे, फिर मैंने क्या बनाया, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एरिया वेक्टर सबसे बाहर की तरफ है। अब इसको जो है हमने ds लिख दिया। अब अगर हम एरिया को, गोले का एरिया को अवकलन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो क्या होगा? सब समय जो है सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब अगर ये गोला है तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। उसी की जगह मान लो हमको एक बेलन ले लिए और बेलन के इस पृष्ठ पे एक छोटा से एरिया लिए, ऊपरी पृष्ठ पे ds बाहर की तरफ होगा, इसको लिए। तो अगर वृत्ताकार है पृष्ठ, तब इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पे लेंगे तो क्या होगा, इस जगह पे हम एक छोटा सा एरिया लिए, ये बेलनाकार, ये देखो ये जो है ना, ये बेलन है, हम पहले इसको लिए थे, अब किसको ले रहे हैं, यहां पर इस जगह। तो इस जगह से कितना होगा, अगर इसको देखो फिर से मैंने बाहर लिया, अंदर कभी नहीं ले रहा हूं। गुरुजी आपको बताएंगे नहीं कि बाहर क्यों लेते हैं, बोलेंगे बस बाहर लेते हैं, बना देंगे। अब भी पूछोगे कभी तो बाहर ही क्यों ले रहे, अंदर क्यों नहीं ले रहे, तो याद रखोगे इसको क्या करेंगे, ds अगर लेंगे तो गोले का पृष्ठतल का क्षेत्रफल कितना होगा, यहां पे सरफेस क्या हो जाएगा, इसको पूरे सरफेस के लिए समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो जल्दी। क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर h, सही है? मत बोलना सही है, क्योंकि ये जो है पाई r स्क्वायर h करोगे तो ये इसका बीमा ही देखो गलत हो गया, वॉल्यूम का बीमा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 2 पाई r h वृत्त और उसको h से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई r h। ठीक है, बाकी डायरेक्शन जो भी है आई कैप जे कैप के कैप जो भी है, सब जगह जो है आपको आई जे के जो भी है जिस डायरेक्शन में है उसको लिखना चाहिए, अगर जिसको संपूर्ण पृष्ठ का ले रहे हैं तो। लेकिन हम इसका खाली अभी डायरेक्शन नहीं लेना है, केवल इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए हमने इसको अभी नहीं लिखा है। मान के चलो फिर से 6वीं पहुंच गए, जब आई जे के नहीं जानते थे तो वहां पे हम जैसा लिखते हैं वो सीख करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, तो समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं एक दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। फिर बोलोगे सर जी ये कहां से नया नया आप सेंटेंस लाते हो, नया नया जो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल बहुत ही, इसको डिनोट करेंगे, ये क्या है जानते हो, एक गोला और उसको बीच से काट दो तो ये बन जाता है फाई, इसको कहते हैं फाई, गुना नहीं, ये क्या है फाई। और चूंकि हम लोग विद्युतीय फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए नीचे में डिनोट करते हैं ई, तो फाई ई, इसको क्या कहते हैं, फाई ई। और ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, ये फाई ई जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सिंबल है। पहले तो याद रखना चाहिए, पहले ही दे दिए फाई साई थाई तो तुम हो गया ठाई ठाई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो याद रख लो इसका सिंबल क्या, सब जगह जो है चाहे कोई भी किताब हो उसमें इन जनरल जो है फाई ई ही जो है इसका तुम्हारा सिंबल होता है। अब फाई है क्या, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, द इलेक्ट्रिकल
of forces passing perpendicular to the surface. The electrical line of forces passing perpendicular to the surface. किसी, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख देता हूं, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, वैसे हमको हिंदी लिखने में बड़ा दिक्कत लगता है, अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका सूत्र फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए या ds होता है। फाई इक्वल टू ई इंटू ए, जहां ई तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल है। अब ये तुम देखो डॉट क्रॉस क्यों नहीं लिखे, अब ये लगा के लिखे, और डॉट लिखे ही क्यों, केवल जो है ई टू ए क्यों नहीं लिखे, ये तो अदिश राशि था, क्योंकि ये दोनों सदिश राशि है। अभी अभी पढ़े, ई तो पहले से पढ़ लिया और ए भी सदिश है, इसलिए कैसा गुणनफल होगा, ये अदिश गुणनफल होगा। ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको रट्टा मार लें। फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू cos थीटा। फाई ई इक्वल्स टू ई, ऐसे करते हो ना तुम लोग, फाई ई इक्वल्स टू ई इज टू ए इज टू cos थीटा। फाई ई इक्वल्स टू ई इज टू ए इज टू, ऐसा रटो मत यार, समझ के पढ़ो, जल्दी समझ में आएगा। ऐसे ई इज टू ए इज टू cos थीटा, ई इज टू करते रह जाओ, मत ऐसे मत रटना कभी भी, बता देता हूं मैं। अभी मैं इसका बीमीय सूत्र और इकाई भी लिख दूंगा, ऐसे इकाई तो अभी पहले कर लेते हैं, क्यों छोड़े। E इक्वल्स टू E का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और A का मीटर का स्क्वायर, ये तो इसका तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, ये जो है इसका इकाई होगी। ठीक है, बीमीय सूत्र भी देख लेंगे, पहले इसको देखें कि है क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान दो, अभी जब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ना, तब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। देखो, अभी इसको नहीं मिटाता हूं, इसका जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इसको मिटाता हूं, हिंदी वाले को भी मिटा देता हूं। अब अभी लंबवत, और अब देखो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है क्या। यहां से एक ले लेते हैं, सेम जैसे अभी पिछली बार किए थे, ऐसा बना दो। ऐसे बनाने का पहले ऐसी बना, पहले तो दीविमा में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एरिया है, इस एरिया से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या परिभाषा है, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसमें कितना है, कितना सरफेस है, तो हम लिख देंगे 3 जो गुजर रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना है इसमें, तो 3। अब हमने क्या किया, तीव्रता को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। याद है आपको इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस या विद्युतीय बल रेखाओं का
विद्युतीय बल रेखा है जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जहां पे विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज मोर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज आल्सो मोर। जहां पे ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ज्यादा होगा। तो अगर हम फिर यही सरफेस ले रहे हैं और इसमें जो है अब ज्यादा तीव्रता वाला इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस लेंगे। अब इसमें मैं पूछूंगा फाई कितना है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये ज्यादा है, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है तो फाई का मान भी ज्यादा हो गया। मतलब फाई किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? आप बोल सकते हैं फाई जो है सबसे पहले समानुपाती किसके है? परपेंडिकुलर ई के। तीव्रता ज्यादा होगा फाई ज्यादा होगा, तीव्रता कम होगा फाई क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। अब खाली क्या तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगा? अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें, बड़ा सा एक क्षेत्रफल ले लें, अब ये जो बल रेखा गुजर रहा था अब ये भी तो गुजरने लगेगा, गुजरेगा कि नहीं? बताओ यार, बताओ, थोड़ा सा बताओ। जरूर गुजरेगा। अब फाई बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। मतलब फाई और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? एरिया के ऊपर। फाई और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? एरिया के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर। तो दो चीज तो समझ में आ गया कि फाई ई के ऊपर निर्भर कर रहा है, ए के ऊपर निर्भर कर रहा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि और किसी चीज के ऊपर निर्भर करेगा क्या? अब ध्यान दो, मैं इसको पहले फील करा रहा हूं, पहले तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये एरिया है, या इसको ऐसे करके समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एरिया, इसमें चारों के चारों इससे गुजर रहे थे। फाई इक्वल टू 4 हो गया। इसमें भी फाई इक्वल टू कितना है? 4 हो गया। अब जो है तुम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको मिटा देता हूं। अब इसको टेढ़ा कर देता हूं। पहले मैं सिंपल तरीके से बताता हूं, टेढ़ा कर देता हूं। तो पहले जितने दूर ये था अब इसका बड़ा बना दिया थोड़ा से। अब ये तो गुजरेगा, लेकिन हो सकता है जब ये पहले ऐसे था तो ज्यादा गुजर रहा था, ये ऐसे था तो ये सारे गुजर रहे थे। अब ये क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, और ये अगर और ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा, ध्यान दो इसको, ऐसे घूम जाएगा तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस ये ऐसे हो गया। एरिया तो वही है, लेकिन जो लाइन ऑफ फोर्सेस इससे गुजर रहा था उसका संख्या क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जब ये पूरा इसके पैरेलल हो गया तो लाइन ऑफ फोर्सेस जो है क्या हो गया? एक भी इसके क्रॉस नहीं कर रहा। देखो याद रखो, काटना चाहिए, इसको काटना है, काटते हुए गुजरे। कैसे गुजरे? काटते हुए। अगर ऐसे कर दोगे तो क्या होगा? अगर ये प्लेन सरफेस है काटेगा क्या? ये तो नहीं काटेगा, सीधे सीधे गुजर जा रहा है, कोई भी नहीं काट रहा है। तो काटना चाहिए। तो इसलिए जो है इसके ऊपर एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके किस एंगल पे है। तो आप देखेंगे कि, तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि अगर ये इस डायरेक्शन में है, इसका सरफेस ऐसे है, तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस इसको क्रॉस कर रहा है उसका संख्या जो है वो बदलते जाएगा। ds जो है, अगर ये एरिया जो है हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो इसका मान जो है, अगर ये ऐसे घूमते हुए ऐसे आते जाएगा तो क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। और जब एरिया बदलेगा तो फिर फ्लक्स का मान भी बदल जाएगा। अगर ये पूरा इसके समानांतर हो जाए तो फिर और भी जीरो हो जाएगा।
तो इसी के लिए ई का हम वही कंपोनेंट लेंगे जो इसके अनुदिश है, मतलब ई cos थीटा। अगर ये एक थीटा है तो आप जानते हो कि दो दिशाओं में इसको विभाजित कर सकते हैं, ई sin थीटा और इधर हो जाएगा ई sin थीटा और इधर हो जाएगा ई cos थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे? ई cos थीटा। इसलिए हमने देखा पहले ई डिपेंड करता है ई के ऊपर, तीव्रता के ऊपर, एरिया के ऊपर, और फिर तीसरा क्या देख रहे हैं? cos थीटा के ऊपर। इसलिए फाई ई जो कि अदिश राशि है इसको कहेंगे ई डॉट ए। आप इसको ए डॉट ई भी लिख सकते हैं, जनरली ई डॉट ए ही लिखते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो दोनों अलग अलग हो जाता, लेकिन सर डॉट प्रोडक्ट है इसलिए इसके ऊपर कोई भी परेशानी आपको नहीं है, बड़े आराम से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको समझाने के लिए और मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर एक ऐसा एरिया है, इसका लंबाई a है, चौड़ाई b है, इससे बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। तीव्रता कितनी है? E है। प्रश्न है, और दूसरा एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दें। ए बी और इसकी तो इसका फाई कितना होगा और इसमें फाई कितना है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या परेशानी है इसमें? इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया जो हो जाएगा ए बी, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों पूछ रहा हूं? देखोगे अभी क्या होता है। अब देखो इसमें होगा एरिया ए इज टू बी इज टू ई इज टू कॉस। अब देखो तीव्रता, इसका क्षेत्रफल सदिश बीसी डायरेक्शन में, एरिया बीसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा a इज टू बी इज टू ई और आई कैट। सही है? सही है, मत लगा देना, नहीं तो क्या होगा, ये अदिश राशि है इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? a इज टू बी। अगर दोनों ए होगा तो ए स्क्वायर इंटू, अगर ये भी ए होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये, सिंपल। अब देखेंगे इसमें कितना हो रहा है, तो ई तो इस दिशा में है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा क्या होगी? ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये z डायरेक्शन हो गया। तो ये इसका एरिया का जो है एक्स वाई इसमें है, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो फाई इक्वल्स टू ई इज टू ए इज टू cos 90 डिग्री, E is to A into B into cos 90 का वैल्यू 0, बिग 0, और इसका वैल्यू क्या आएगा? बिग 0। ऐसी कंफ्यूज करते हैं, सेट ए में ये दे देंगे, सेट बी में ये दे देंगे, बच्चे बोलेंगे दोनों तो एक ही सवाल है। और क्या होगा? दोनों एक ही सवाल नहीं है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। इसका आंसर होगा ए बी इंटू ई, जबकि इसका आंसर क्या होगा? तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश, अभी जब गॉस का नियम हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सारे चीज का जो बहुत ज्यादा उपयोग होगा, याद रखिएगा। तो ये सब का उपयोग होगा तो फिर जो है आप, अगर इसको कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ, हम कॉन्सेप्ट वास को सही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है ना उसको हम कोशिश कर रहे हैं आपका सही कर दें। तो छोटा सा टॉपिक है दोनों, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा हो गया। अब आगे हम लोग एक छोटा से और है, वो है आखिर का है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। अब हम बोलेंगे कि कोण क्या होता है, तो आपको होगा 4 त्रिज्या, सब कोई बोल दो फट से, लेकिन 4 त्रिज्या जो है एंगल
जो है आर्क बाय रेडियस जो है ये उसका फॉर्मूला है, उसका परिभाषा नहीं है। दो सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी तरह से कोण जो होता है द्विविमीय में होता है। ठोस कोण किस में होता है? किसी बिंदु द्वारा किसी त्रिविमीय वस्तु के चारों तरफ बने हुआ जो पृष्ठ होता है, किसी दो पृष्ठ से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। इसमें अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे जो तरबूज काटे हो ना, तरबूज का ऐसा जो निकलता है उसका जो नीचे में पॉइंट बन जाता है वही ठोस कोण है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी ओमेगा। इसको क्या कहेंगे? डी ओमेगा। अगर एक स्फीयर है, इसका हम यहाँ पे ये क्षेत्रफल सदिश है, सब समय किधर काम करेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो है डी ओमेगा। ठीक है, अब डी ओमेगा लेगा, इसको हमको क्या लेना पड़ेगा? डी ए लेना पड़ेगा, या डीएस लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल को ज्यादातर डीएस लेते हैं। इसका त्रिज्या अगर आर है तो घन कोण बराबर हो जाएगा का, इसको कहेंगे डी ओमेगा, और ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ध्यान दो, ये भी जो है बीमाहीन राशि। अच्छा, बीमा से याद पड़ा, एक चीज हम भूल गए थे, अभी आप लोग भी याद दिला है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का बीमा क्या है, इसको भी निकालना है ना, तभी निकालेंगे उसको। तो पहले इसको जान लो, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और अगर इसको पूरे घन के लिए अगर हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, पूरे घन के लिए करेंगे तो इसको याद रखना 4 पाई आता है। क्यों आता है ये अपने गुरुजी से पूछना, ठीक है? अपने सर से पूछना, नहीं तो हम तो बता करेंगे। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। इसको याद रखोगे क्योंकि अभी जो गॉसेस का नियम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो है आपको इसका जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। हाँ, फिर भूल गए, एक तो बीमा सूत्र निकाल दें। किसका बीमा सूत्र? पाई ई का, ई इंटू डी एस या ई इंटू ए। कॉस थीटा का तो जरूरत नहीं है, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर। ये तो इकाई हो गया, न्यूटन का है, हम बताए थे सब समय। बल का याद रखना mL/t-2, कूलम का AT और मीटर का L का स्क्वायर। तो ये हो गया m L का क्यूब, t का क्यूब माइनस क्यूब, a का -1 पाई e इक्वल्स टू, ये हमारा इसका बीमीय सूत्र m L क्यूब t - 3 n + 1। तो लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो ये तीन चीज हमको पढ़ना था, क्षेत्रफल सदिश, विद्युत फ्लक्स, घन। ये तीनों चीज जो है हम इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इसका जो सबसे इसके बाद वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर है गॉस का नियम, वो उसमें सब चीज जरूरत पड़ेगा। तो वो सब जरूरत पड़ेगा तो कैसे करोगे? समझना ना पड़ेगा, तो समझ लो, और समझ करके थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर जो है इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो आप थोड़ा से अच्छे से इसको पढ़ लो, अपनी पुस्तक से भी पढ़ लो, जो भी पुस्तक फॉलो करते हो उससे आप पढ़ लो। और पढ़ने के बाद फिर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमको जरूर बोलना, ठीक है? तो धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक जो है देख लिए। आजकल तो बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है, मार तो सकते नहीं है ना? गुरुजी पीटेंगे तो आप लोग पहुंच जाओगे पुलिस के पास। इसलिए जो है बढ़िया से पढ़ो, पढ़ोगे तभी फायदा होगा। नहीं पढ़ो, पहले तो मार के पढ़ाते थे, आजकल मार के नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ पे तो आपका मारेंगे भी का है, आप बहुत अच्छे बच्चे
है ना, पढ़ रहे हो, अपने से पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी नहीं, गुरुजी लोग को नहीं मानना चाहिए, एकदम नहीं। मैं तो कभी नहीं मानता बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो फिर से बोल दे रहे हैं, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो ना, तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। समझ में आया? चलिए, खुश रहो।